ओम शांति। अच्छा, कंफर्टेबल होकर बैठे, कुछ मोमेंट साइलेंस में स्पेंड करेंगे। अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। अपने आज के दिन को रिफ्लेक्ट करें। क्या आज का सारा दिन पीसफुल था? कर्म करते हुए, घर में लोगों के साथ व्यवहार करते हुए, वर्क प्लेस में औरों से काम कराते हुए मेरी खुद की एनर्जी कैसी थी? काम तो हो गया, लेकिन जर्नी कैसी थी? क्या वो काम प्यार से किया? औरों की दुआएं कमाई? रिफ्लेक्ट करें। Am I satisfied with my day? Or do I need to change something? कुछ बदलने की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि हमारा एक एक कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्म होंगे वैसी तकदीर बनेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि सब कुछ करते हुए अपना भी ध्यान देना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। दूसरों से एक्सपेक्ट करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें, एक रिश्ता बनाएं। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ काम कराना नहीं पड़ता। सामने वाला खुद हर काम करके देता है। तो अपनी शक्ति, रिलेशनशिप्स को हार्मनी, सुमधुर हो, इसमें अपनी शक्ति लगाएं। ओम शांति। ओम शांति। कैसा था आज का दिन? गुस्सा कि नहीं? कि थोड़ा 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 थोड़ा? क्योंकि जैसे कल भी वो बहन कह रही थी, बहुत सुंदर बात, शायद आप कह रहे थे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सारा दिन बहुत माइंडफुली जीवन जीना पड़ता है, अपने थॉट्स के बारे में बहुत अवेयर रहना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि भले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन कभी कभी वो कर लेना चाहिए जीवन में जो राइट है। डिफ़िकल्ट भले है, लेकिन है तो राइट ना। तो जब राइट चीज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे जो डिफ़िकल्ट भी है वो समय के साथ साथ क्या होने लग जाएंगे? ईजी होने लग जाएंगे। कोई भी चीज़ आप शुरू करो, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी। आज आप बाइसिकल चलाना भी शुरू करो तो शुरू में कैसे लगता है? शुरू में कैसे लगता है? डिफ़िकल्ट लगता है कि नहीं लगता है? 2-3 बार गिरते भी हैं। कई लोग बीच में छोड़ देते, कहते बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे से तो होगा ही नहीं, बिलीव बैठ जाता है, मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा, छोड़ देते हैं। और कई हैं गिरते हैं, 2-4 बार गिरते हैं, 2-4 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है। फिर एक दिन ऐसा भी तो आता है ना कि दोनों हाथ छोड़ करके भी चला पाते। किसी ने कुकिंग आप पहले करो, रोटी बनाओ, पहला दिन कैसा होता है?
डिफ़िकल्ट लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा लगता है कभी मेरी तो राउंड बनेंगे ही नहीं, और फिर धीरे धीरे हम कितने सारे और चीज़ें करते करते भी बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। वो चीज़ जो हमें शुरू में कितनी डिफ़िकल्ट लगती है, वो करते करते, कोई भी चीज़ करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो क्या होने लग जाती है? ईज़ी होने लगती है। ऐसे ही भले शुरू में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है, माइंडफुल होना पड़ता है, पर ये करते करते बहुत ईज़ी हो जाएंगे। और इसके लिए जो सबसे अच्छी विधि है, जो हमने पहले भी शेयर की थी, उसको प्रैक्टिस में लेकर के आओ, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। ऐप्स हैं बहुत सारे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम ही है जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का ब्रेक अपने लिए निकालो। कभी कभी लगता नहीं मेरे पास ये समय नहीं है, पर ये 1-1 मिनट का समय जब अपने लिए निकालते हैं ना, तो मन की बहुत ताकत बढ़ जाती है, मन बहुत पावरफुल होने लगता है। ये 1-1 मिनट की एक्सरसाइज मन की एक्सरसाइज है। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम बॉडी की जितनी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होती चली जाती है। आप उसको कहीं भी मोड़ना चाहो, कुछ भी करना चाहो। बॉडी को भी अगर बहुत लंबा समय एक्सरसाइज नहीं कराई है और आप एक्सरसाइज शुरू करो पहले दिन, तो क्या होता है? पहले दिन करी एक्सरसाइज है, लेकिन पहले दिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। पहले दिन तो एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी सारी पेन करती है, क्योंकि कभी मोड़ा ही नहीं है ना, उसको झुके ही नहीं है। तो पहले दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन करते 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 बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ऐसे अभी थोड़ा सा लगता है कि क्या सारा दिन अपने मन का ध्यान दें, थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करें, राइट चॉइस करें, कितनी एनर्जी लगती है, क्योंकि किया नहीं है ना। धीरे धीरे मन इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आप जो सोचना चाहते हैं, जितना सोचना चाहते हैं, वो पावर किसके पास होंगी? मेरे पास। और ये जो हम 1-1 मिनट का पॉज लेते हैं ना, जैसे कोई टी ब्रेक लेता है, कॉफ़ी ब्रेक लेता है, आप कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम जब ट्रैवल भी करते हैं तो बहुत सिग्नल अगर आ जाते हैं तो हमें लगता है बहुत लेट हो रहा है, सिग्नल है, लेट हो रहा है। और किसी किसी दिन लेट हो रहा होता है तो 2-3 सिग्नल भी मिल जाते हैं, होता है ऐसे कि नहीं? तो हमें लगता है कि सिग्नल के कारण लेट हो रहा है, पर इमेजिन करो कि अगर ये सिग्नल्स नहीं है, किसी किसी दिन होता है ना, किसी किसी राउंड अबाउट का सिग्नल खराब होता है, तो सिग्नल पर अगर आपको 2 मिनट वेट करना पड़ता था या 1 मिनट वेट करना पड़ता था, और अगर उस दिन सिग्नल खराब होता है तो कभी कभी, क्योंकि टोटल केओस हो जाता है, तो टोटल केओस होने के कारण उस दिन हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट भी वेट करना पड़े। हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक्चुअली वो जो वेटिंग पीरियड है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है और हम फास्टर ही पहुंचेंगे, पर देखने में ऐसा आएगा कि नहीं नहीं मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। ऐसे ये जो हम आर्ली ब्रेक लेंगे ना 1-1 मिनट का, और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हुए, थॉट को चेक किया, उसको धीरे से ट्रांसफॉर्म कर दिया, वापस अपने काम पर वापस चले गए, तो लगेगा क्या बार बार 1 मिनट निकालें। पर आप फील करेंगे कि अगर जो ये 1 मिनट निकालता है, वो जितना फ्रेश घर से जाएगा उतना ही फ्रेश घर लौट करके आएगा। नहीं तो कभी कभी घर से तो हम जब काम पर निकलते हैं तो बहुत खुश, बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी, लेकिन रात तक आते आते क्या हो जाता है? इतने सारे लोग, इतने सारे संस्कार, इतने सारे चैलेंजेस, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता जाता है कि नहीं पड़ता जाता? तो वो इन्फ्लुएंस, जैसे हम बाहर जाते हैं तो कैसे पोल्यूशन है, डर्ट है, उस सब का इफ़ेक्ट बॉडी पर पड़ता है कि नहीं? फिर जैसे ही स्नान करो, एक थोड़ा सा शावर लो, एकदम फ्रेश फील होने लगता है। ऐसे जो आसपास की एनर्जी है मुझे इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, इसके बाद उसके बाद। कोई स्ट्रेस में, आपको पता नहीं चलेगा, कोई इधर स्ट्रेस में आपके बैठा हुआ है, लेकिन उसका वाइब्रेशन तो इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? आप स्ट्रेस में नहीं होंगे, उसको चैलेंज है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई वरी है, उसके मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है, आप केवल उसके साथ बैठे हुए हो, पर अगर हमने अपना ध्यान नहीं दिया तो उसका वाइब्रेशन क्या करने लगेगा? धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करने लगेगा। और इस समय बाहर का वातावरण का वाइब्रेशन कैसा है? थोड़ा सा कैसा है? लास्ट ईयर के बाद तो थोड़ा ज़्यादा ही फियर वाला हो गया है कि नहीं हो गया? पहले तो कोई कोई को फियर होता था, लास्ट ईयर तो चैलेंज आने के बाद इकट्ठे लाखों लोगों ने फियर क्रिएट किया है।
तो वो जो लाखों लोगों ने क्रिएट किया है वो किसको अफेक्ट करेगा? वायुमंडल को ही तो इफेक्ट करेगा ना। हर एक के अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, हर एक के अंदर थोड़ा सा फियर है, हर एक के अंदर थोड़ा सा सैडनेस है, और हम रोज़ रोज़ उस वातावरण में जाते हैं। इसलिए भी ये जो जो हम यहाँ बैठते हैं ना रोज़ 1 घंटे के लिए, ये ऐसे स्पिरिचुअल शावर लेना लगता है कि नहीं? कभी कभी थोड़ा भारी भी आएंगे, जब तक आप जाएंगे तब तक कैसे हो जाते हैं? हल्के, वो सारा बोझ हट जाता है, थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। तो अभी नहीं किया हो तो आज ही ये रिमाइंडर ज़रूर अपने फ़ोन में सेट करना है कि मुझे हर घंटे कितना समय निकालना है? 1 मिनट। अच्छा, आपको एक घंटा मुश्किल लगता है तो 2 घंटे में 1 मिनट, लेकिन ये एक मिनट, भले हम लंबा लंबा मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिनट की एक्सरसाइज बहुत मन को शक्तिशाली बनाएंगी। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, और इसलिए परमात्मा कई बार कहते हैं सहज योग है, बहुत मेहनत वाला नहीं है, बहुत कोई धक्के खाने की बात नहीं है, कोई पैर पे पैर चढ़ाने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट पॉज, बिकम इंट्रोवर्ट, रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, गेट बैक टू वर्क, बस इतना ही करना है। कल हमने बात करी थी कि गुस्सा नहीं करना है, हो सका? अगर हमें काम कराना और गुस्सा नहीं करना है तो किस पर ध्यान देना है? काम तो फिर भी कराना है ना, लेकिन गुस्से से नहीं कराना है। और तो भी लोग हमारा काम करें तो उसके लिए किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्या स्ट्रॉन्ग करना है? क्या एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो हमें फियर से काम नहीं कराना पड़ेगा, गुस्से से काम नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन वो खुद सामने से काम करेंगे। क्या क्या चीज़ के ऊपर मेहनत करें? हाँ जी, कंपैशन, रिश्ता स्ट्रॉन्ग करें। आज आप एक मदर को देखो, बच्चे के लिए कभी टाइम देखती है? कभी टाइम देखती कितना मैंने उसकी सेवा करी? कभी बुखार आदि हो जाता तो सारी रात पे बैठती है कि नहीं बैठती है? कितना भी करती, कभी काउंट करती है? एक पेरेंट कभी काउंट करता है कितने घंटे, कितना समय, कितनी शक्ति, कितना धन हमने उसके ऊपर लगाया? कोई काउंट ही नहीं है। क्यों? वहाँ पर क्या है? क्या है? रिश्ता, प्यार है। प्यार होने के कारण कोई काउंटिंग नहीं चलती है, नहीं तो घड़ी देखते रहेंगे कितना बजा, कब पूरा होगा। पेरेंट कभी काउंट करता है? मैंने इतने साल, इतने घंटे, इतनी तुम्हारी पालना करी? कुछ नहीं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपको कुछ रिटर्न में भी नहीं चाहिए, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी नहीं, आपको लगता नहीं ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरा रोल है, ये तो मेरा पार्ट है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ऐसे ही जहाँ पर भी अच्छी रिलेशनशिप होगी ना, 2 जनों की एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छी होगी, तो आपको काम कराना नहीं पड़ेगा, वो सामने से काम करके देंगे। और रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए बस एक ही चीज़ करनी है कि सामने वाले को बहुत उससे एक्सपेक्टेशंस न रखकर उसको क्या करें? एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कोई लेट आ रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं का मतलब क्या है? क्या है ये चीज़? कैसे करेंगे? अगर समझेगा नहीं तो कर नहीं पाएंगे। कोई लेट आ रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई रूडली बिहेव कर रहा है, हम कहते नहीं फिर भी उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कि उसका संस्कार, उसकी वीकनेस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। कर सकते हैं ऐसा? उसका संस्कार, उसकी वीकनेस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मुझे हलचल में लेकर के नहीं आ रही है। उसका कर्म भले राइट नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि उसका एक एक संस्कार मुझे डिस्टर्ब करता जाए। एक्सेप्टेंस इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि अगर ये पावर है, एक्चुअली पावर टू एक्सेप्ट, आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आधी डिस्टर्बेंस तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जो अंदर में इतनी डिस्टर्बेंस और हलचल होती है ना, वो तो आधी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आप देखो, वैसे भी वर्ल्ड में देख लो, कई लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक रहते हैं, है ना?
हम अगर उनके घर जाएं और हमें जब वो बार बार आवाज़ आती है तो वो हमें क्या करती है? डिस्टर्ब करती है कि नहीं? हम कहते रहते कैसे हैं ये, इतनी यहाँ पर आवाज़ है। अच्छा, उनको पूछो कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो क्या कहते हैं? कौन सी आवाज़? क्योंकि उनको उस चीज़ की क्या हो गई है? हैबिट हो गई है ना। वो कहते कौन सी आवाज़? वही आवाज़ है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो वो आवाज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करती है। और हमें वो आवाज़ डिस्टर्ब करती है कि नहीं करती है? क्योंकि हमने उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। हमें लगता है ऐसे शोर में कैसे रहते हैं, तो हमारा मन कहना शुरू कर देता है कितनी आवाज़ है, कैसे रहते हैं, यहाँ कैसे पढ़ते हैं, यहाँ कैसे काम करते हैं। उनको वो चीज़ सुनाई नहीं देती। माना एक्सेप्ट करने से डिस्टर्बेंस नहीं होती है। हम यहाँ प्रोग्राम करते थे इसी यहाँ पर, तो कई बार गणपति के दिन होते हैं, तो गणपति के दिन में यहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में विसर्जन के लिए ट्रक गुज़रता था। और आपको पता है कि जब वो लेकर के जाते हैं तो कितना आवाज़ होता है। माना गीत होंगे, डीजे बज रहा होगा, खूब आवाज़ होती है। लेकिन उन 11 दिनों में आने वालों को पता है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में ट्रक गुजरेंगे और आवाज़ होंगी। तो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ होती थी, लेकिन उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मन ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ था। और 11वां दिन पूरा होता था और 12th डे अगर यहाँ पर किसी का फ़ोन भी बज जाता था ना, तो वो चीज़ भी उनको डिस्टर्ब कर देती थी। वो इतना शोर डीजे का भी परेशान नहीं करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था, और वो थोड़ी थोड़ी देर में गुजरता था। और यहाँ पर किसी का एक फ़ोन भी बज जाता था 12th डे तो अंदर में हलचल हो जाती थी, क्यों बजा, बंद क्यों नहीं किया। एक्चुअली हलचल सिचुएशन की नहीं होती है, किस चीज़ की होती है? थॉट्स। वहाँ पर हमें क्या था, 11 दिन है, ट्रक तो जाएगा, डीजे तो बजेगा, ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, मन ने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ मन ने क्या कहा, क्यों बजता है, इनको पता नहीं है, इनको समझ नहीं है, प्रोग्राम के बीच में तो बजना नहीं चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, इतना भी नहीं समझते हैं, इतनी भी सेंस नहीं है, औरों की टाइम की वैल्यू नहीं है। तो डिस्टर्बेंस बाहर नहीं है, डिस्टर्बेंस कहाँ पर है? डिस्टर्बेंस कहाँ पर है? अंदर, अंदर की हलचल है। और फिर परमात्मा कहते हैं एक्सेप्ट आपने किया, पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। सिचुएशन को किया या किसी के संस्कार को किया, माना आप हलचल में नहीं आए, आप उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हुए। तो जब आप डिस्टर्ब ही नहीं हुए, ये ध्यान से सुनना, आप डिस्टर्ब ही नहीं हुए तो आपके मन में नेगेटिव चला ही नहीं। जब आपके मन में नेगेटिव चला ही नहीं तो आपका वाइब्रेशन उसके प्रति कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आपका वाइब्रेशन, आपकी भावना उसके संस्कार को बदल देंगे। देखो जैसे साइंस होती है ना, कितनी पावरफुल है साइंस। गर्मी में एसी सर्दी क्रिएट कर देते हैं कि नहीं? साइंस की कमाल है कि नहीं? गर्मी में हम सर्दी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रेगिस्तान में, दुबई आदि जाओ, डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कितने सुंदर गार्डन्स आदि बना रखे हैं। रेगिस्तान में खेती कर सकते हैं, रेगिस्तान में फूल खिला सकते हैं। कमाल है साइंस की नहीं? साइलेंस की ये कमाल है कि आप अपने वाइब्रेशन से उनकी कमी ठीक कर सकते हो। इमेजिन करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है। उनके अंदर कमी है, कोई लेट आता है, कोई रूडली बात करता है, कोई मतलब कुछ भी, उनके अंदर कोई संस्कार है, आप उसके संस्कार से डिस्टर्ब नहीं होते। प्यार से उनको कहते हैं कि ये चेंज करना है। उनको भी पता है कि चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के लिए केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है। चेंज करने के लिए ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? हर एक हमें अपनी कमियों के बारे में पता होता है कि नहीं पता होता? वीकनेसेस के बारे में पता होता है कि नहीं? अब मुझे पता है कि मुझे मेरे गुस्से को चेंज करना है, मुझे पता है मुझे जल्दी उठना है, मुझे पता है मुझे सफाई रखनी है, मुझे पता है मुझे अपने अंदर ये चेंज लेकर आना है।
लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? उस चेंज को लाने के लिए पावर चाहिए, विल पावर चाहिए। अब उनके पास वो विल पावर नहीं है, तो हमारा वाइब्रेशन, हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन, हमारी एक्सेप्टेंस, हमारी रिस्पेक्ट, उनको वो संस्कार चेंज करने में मदद देती है। और आप इस टेक्निक से किसी का भी कोई भी संस्कार, कोई भी कमी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल उनको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप एडवाइस के साथ साथ क्या दे रहे हैं उनको? पावर। लेकिन उसके लिए पहले इतनी इंटरनल पावर चाहिए कि उनके संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। अभी हम इतने लोगों के साथ रहते हैं, उनकी कमियां देखते जाते हैं, और वो कमियां हमें हलचल में लेकर आती है। वो तो वीक हैं ही, उनको देखते देखते हम भी साथ साथ वीक होते चले जाते हैं। तो इसलिए गुस्सा ना करके प्यार के वेपन को यूज़ करके देखें, उससे सामने वाला ट्रांसफॉर्म होता है और रिश्ता और स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनता जाता है। अभी एक चीज़ जो मेजर रूट है इन सब का, मतलब हम फियर भी एक्सपीरियंस करते हैं, एंगर भी एक्सपीरियंस करते हैं, सैडनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी सारी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। उसके कारण हम धीरे धीरे इंटरनली वीक भी होते जा रहे हैं। और जो कई धर्मों में, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सारी सफरिंग का रूट कॉज क्या है, बुद्धिज़्म में भी कहा, क्रिश्चियनिटी में भी कहा, सारी सफरिंग का रूट कॉज क्या है? जड़, रूट हमारे थॉट्स। लेकिन उसके वो थॉट्स का भी जो रूट है वो क्या है? सॉरी, ईगो। कहते हैं ना इसमें ईगो बहुत है, इसमें अभिमान बहुत है। कहा ना कभी इसमें ईगो बहुत है, पर हम कभी भी बहुत क्लैरिटी से समझ नहीं पाते कि ये ईगो है क्या। आपने कभी किसी को देखकर कहा इसमें ईगो बहुत है? या फील हुआ है, बोला नहीं भी होगा, पर किसी को देख कर के कहा है कि इसमें बहुत अभिमान है, इसमें बहुत ईगो है? वो है ऐसा? किस चीज़ का ईगो आपको उनके अंदर दिखाई देता है? किसी भी चीज़ का हो सकता है। क्या लगता है, मैं इसको इस चीज़ का बहुत अभिमान है, या इस चीज़ का बहुत घमंड है, या इस चीज़ की बहुत ईगो है? किस चीज़ की लगती है? एनीथिंग। कुछ तो दिखाई देता होगा ना उनके अंदर जो हम कहते हैं इसमें ईगो बहुत है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना किसी में बहुत ईगो है। किसी को तो देख के ये भी कहते हैं ना ये बहुत हम्बल है, कहते हैं कि नहीं? हमें एक फीलिंग आती है, कहते हैं ये बहुत निर्माण है, ये बहुत हम्बल है। और किसी के लिए कहेंगे इसमें बहुत ईगो है। तो किस चीज़ की ईगो दिखाई देती है? वेल्थ की हो सकती है, इनको अपने धन का बहुत नशा है। पावर की हो सकती है, और पोजीशन की हो सकती है। यस, वेरी नाइस। पावर है, पोजीशन है, वेल्थ है, और बिल्कुल राइट है। और लुक्स की हो सकती है, किसी को अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान होता है, किसी को अपनी डिग्री का बहुत अब इन चीज़ों का अभिमान होता है। मतलब अभिमान उस चीज़ का दिखाई दे रहा है जो हमने इस जीवन की जर्नी में अक्वायर किया है। अक्वायर ही तो किया ना, ये शरीर है, या कोई पोजीशन है, या वेल्थ है, हमने इस चीज़ों को अक्वायर किया है। और जो अक्वायर किया है, जो प्राप्त किया है, उसका हमें जैसे बहुत नशा चढ़ गया है कि यही मैं हूँ। और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन जो हमेशा सदियों से चला आता है, पता नहीं कितनी बुक्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, कितने फिलोसोफर्स ने इस पर ज्ञान दिया है। ये जो क्वेश्चन बना रहता है, हु एम आई, मैं हूँ कौन? क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो आपको मिलेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सब किससे शुरू होती है? सेल्फ सेल्फ सेल्फ। लेकिन ये सेल्फ है कौन? आज अगर हमें कोई अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, हमें कोई कहता है अपना परिचय दो, तो हम कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या बताएंगे अपने बारे में? हाँ जी, नाम बताएंगे, फिर एजुकेशन बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, फिर हाँ
पोजीशन बताएंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे, और क्या आता है, वो फॉर्म नहीं भरते कभी कभी इंट्रोडक्शन के और क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, कॉमन चीज़ें होती हैं, जेंडर होता है, एज होती है, नेशनैलिटी होती है, एड्रेस और रिलीजन, ये मेन चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। अब जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, कहते हो मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा रिलीजन ये है, मेरा जेंडर ये है, तो एक कॉमन चीज़ जो आपको हर वर्ड के पीछे दिखाई देती है, मेरा है। नाम के लिए भी हमने क्या कहा, मेरा नाम है। रिलीजन के लिए क्या कहा, मेरा धर्म हिंदुइज्म है या बुद्धिज़्म है या जो भी, मेरा घर का पता ये मेरा मेरा है। अब अगर ये सब मेरा है तो मैं कौन हूँ? एक है आई, दूसरा है माई। एक है मैं, दूसरा है मेरा। दोनों में फ़र्क है कि नहीं? ये हाथ है, चलो हाथ भी छोड़ो, ये अंगूठी है, मैं क्या कहूँगी, ये किसकी अंगूठी है? मेरी अंगूठी तो बोलेंगे ना इसको। मैं अंगूठी हूँ? नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि आज ना मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं सिर दर्द कर रहा हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। और कई बार तो पूरा शरीर ही दर्द कर रहा होता है, फिर भी क्या कहते हैं, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। वरना ये बॉडी भी किसकी है? ये बॉडी भी किसकी है? मेरी। कई दिनों से हम लगातार मन की बात कर रहे हैं, मन के थॉट्स चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। मन भी हम क्या कहते हैं, किसका मन है? मेरा मन कहते हैं ना, कि ये कहते हैं मैं मन हूँ, मेरा मन है। सब कुछ मेरा 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 है, तो मैं कौन हूँ? एम आई सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी? मैं इस शरीर से अलग हूँ कि मैं ये शरीर ही हूँ? क्या फील होता है आपको? शरीर किसका बना हुआ है? तो स्कूल में भी हम पढ़ते थे, शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का। पढ़ते थे ना, कहते हैं 5 तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। सुनते थे ऐसे कि शरीर 5 तत्वों का बना है। कोई शरीर छोड़ता है, हम क्या कहते हैं, ये क्या जा रही है यहाँ से? अर्थ, आत्मा जा रही है? नहीं नहीं, हम क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है ना, बॉडी जा रही है। अर्थी माना इसका जो रथी था, जो इस चैरियट को चलाने वाला था, वो रथी अभी निकल गया, तो फिर उसको क्या कहते हैं? अभी किसको लेकर के जा रहे हैं? अर्थी को लेकर के जा रहे हैं। शब्द ही आप देखो, हम बहुत एक्यूरेट शब्द यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी हमारी ठीक है, फील कभी कभी नहीं किया है। हम जब पढ़ते भी थे तो हम सिर्फ ह्यूमन अक्षर यूज़ नहीं करते थे, हम कहते ये ह्यूमन बीइंग है, ऐसे ही कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग है। माने ह्यूमन किसका बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स का। और बीइंग उसका फिर क्या? हिंदी में ह्यूमन बीइंग को फिर क्या कहते हैं? जीवात्मा। कहते हैं ये जीवात्मा है। जैसे अलग अलग टाइटल देंगे, कहेंगे पाप आत्मा है, ये धर्म आत्मा है, ये महान आत्मा है। सुने आपने टाइटल? गांधी जी को क्या टाइटल दिया? महात्मा। किसी को महान शरीर तो टाइटल नहीं देते ना, किसी को धर्म शरीर टाइटल नहीं देते। टाइटल हमेशा किसको दिया जाता है? उस बीइंग को। जो उस बीइंग की क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ के आधार पर उस आत्मा को टाइटल दिया जाता है। मतलब मैं अलग हूँ, जिसको हम बहुत स्पिरिचुअल डायरेक्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं, मैं कौन हूँ? आत्मा। सिंपल लैंग्वेज में। अब उसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। आप उसको आत्मा कहो, आप उसको सोल कहो, आप उसको कॉन्शियसनेस कहो, आप उसको बीइंग ऑफ लाइट कहो, साइकी कहो, कुछ भी कहो, पर इससे समझ में आता है कि मैं एनर्जी सेपरेट हूँ इस बॉडी से। जैसे ये बॉडी कार है, और इस कार को चलाने वाली कौन? आत्मा ड्राइवर हो गई। अब जैसे कार होती है, आप इमेजिन ही करो, आप कार चलाते हो, तो कार के पास तो ये डिसीजन नहीं होता ना कि ब्रेक दबाना है, कि हॉर्न दबाना है, कि क्या करना है। वो सारा डिसीजन कौन लेता है? ड्राइवर लेता है ना। ड्राइवर डिसाइड करता है। ड्राइवर जितना अच्छा, कार उतनी अच्छी चलेंगी।
अगर कार स्मूथ नहीं चल रही है, अटक अटक के चल रही है, या एक्सीडेंट होता है, तो ब्लेम किस पर जाता है? ड्राइवर ठीक नहीं है। तो माना सारी पावर कार को चलाने की किसके पास है? ड्राइवर। ये कार है, बॉडी। इस हाथ को पता है क्या करना है? इससे किसी को नमस्ते करना है, या इससे किसी को मारना है। ये तो कार का समझे ना आप, एक प्रकार से एक फंक्शन है, एक कर्मेंद्रियां बोलते हैं ना, कर्म इंद्रियां, जिनसे हम काम करा सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। लेकिन इनके पास पावर है क्या डिसाइड करने की कि इससे क्या करना है? मुझे इससे सब्जी काटनी है, या किसी का मर्डर करना है, या किसी को मारना है, या नमस्ते करना है? इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। अब ये डिसीजन कौन देगा? ये डिसीजन, इसको डिसीजन कौन देगा? आत्मा इसको डिसीजन देती है क्या करना है, आँखों से क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है। तो ये जो बीइंग है, जो हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, बीइंग है, मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, हाथों के द्वारा काम करती हूँ, पर कर सब कुछ कौन रहा है? यहाँ की खिड़कियाँ हैं, मैं इस खिड़की के द्वारा बाहर देखती हूँ। मैं ड्राइवर हूँ जो इस व्हीकल को जैसे चलाना चाहूँ वैसे चला सकती हूँ। और जैसे हमने वहाँ देखा कि अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? गाड़ी ठीक नहीं चलेंगी और थोड़े समय के बाद एक्सीडेंट। यहाँ अगर सोल पावरफुल नहीं है, ठीक नहीं है, उदास है, निराश है, परेशान है, कमज़ोर है, तो फिर दिन भर में क्या होते रहते हैं? एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? जो हम किसी से कुछ बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, ये एक्सीडेंट ही तो है ना। बोलने में तो भले आ जाता है, मेरे मुख से निकल गया। निकल कैसे गया? ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई ना। इस मुख को थोड़ी ना पता है क्या बोलना है, इसको नहीं पता है। चूज कौन करेगा? आई विल डिसाइड कि इससे किसी से प्यार से बात करनी है या गुस्से से बात करनी है, ये मेरा डिसीजन है। पर बिकॉज क्योंकि मुझे अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और ये मेरी गाड़ी है, तो वो ऑटोमेटिक मोड पर चलते जा रहा है और पता नहीं कभी कभी क्या क्या ही होते जा रहा है। किस पर हाथ उठ रहा है, किसी के मुख से कुछ निकल रहा है, फिर कहेंगे बोलना नहीं था, हाथ उठाना नहीं था, उठ गया, मुख से बोलना नहीं था, निकल गया। अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। और इसलिए आप देखो कि कभी कभी कोई बहुत बीमार है, कोई बहुत सीरियस है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ तो डॉक्टर भी क्या कहता है? इस पेशेंट को ऑपरेटिंग थिएटर में ले आओ। ऐसे कहते हैं ना, पेशेंट उसको कहेंगे मिस्टर सो एंड सो को, मिस्टर गुप्ता को आप ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। लेकिन किसी कारण से ऑपरेशन करते करते अगर वो नहीं बचता, या जो भी कह लो बना, तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आप किसको बाहर ले जाओ? बॉडी को। आया था तो पेशेंट था, आया था तो मिस्टर सो, तब नहीं कहेंगे कि बॉडी को ले आओ, तब तो कहेंगे सो एंड सो को ले आओ, जैसे इसकी कोई आइडेंटिटी है। और फिर जाता है तो क्या कहते हैं? अच्छा अब बॉडी को बाहर ले जाओ। मैंने उस बॉडी को चलाने वाली जो बीइंग थी, जब वो शरीर छोड़ देती है तो हम कहते हैं अब ये बॉडी है। आजकल आई ट्रांसप्लांट आदि होता है कि नहीं? ठीक है, कोई शरीर छोड़ देता है लेकिन उसका आई ऑर्गन जो है वो कहते 3 घंटे के अंदर अगर आप ट्रांसप्लांट कर दो तो किसी दूसरे के काम आ जाता है। अब ये ऑर्गन बिल्कुल ठीक है लेकिन इस बॉडी में काम नहीं कर रहा है। इस ऑर्गन को हमने ट्रांसप्लांट किया, वहाँ काम करने लगा, वरना ऑर्गन तो बिल्कुल ठीक था ना। आँख इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये आँखें नहीं देखती ना। कौन देखता है इससे? कौन देखता है इससे? इसको फील करते जाएं। कौन देखता है इससे? आत्मा। अब ये डेड बॉडी है, इसमें से बीइंग निकल गया है, इसलिए ये ऑर्गन ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लेकिन क्योंकि बीइंग नहीं है तो वो देख नहीं सकते। ट्रांसप्लांट किया उस बॉडी में जिसमें बीइंग है, तो ये आंखें क्या करती हैं? देखना शुरू कर देती हैं। और कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं आज, कितने ही होते हैं। तो ये फीलिंग कि आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। नहीं तो हम क्या करते हैं? ईगो क्या है? ईगो और कुछ नहीं है। ईगो है अटैचमेंट,
टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। मैंने जो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने अक्वायर किया है उसके साथ मेरी अटैचमेंट होने लगती है। जैसे नाम भी है, हम नाम के साथ तो पैदा नहीं होते ना, हमें वो नाम दिया जाता है, मिलता है। वो नाम कभी कभी चेंज हो सकता है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं। कई बार तो मैरिज होती है, फिर मैरिज के बाद दूसरे घर में कई बार नाम चेंज कर देते हैं कि नहीं कर देते। कभी कभी कईयों के तो कितने नाम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई है, कहीं है। तो क्या नाम चेंज होने से आइडेंटिटी चेंज हो जाती है? क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है आजकल दुनिया में ना, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आइडेंटिटी क्या है मेरी। किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं जिससे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, चाहे वो नाम होगा, फैमिली नेम होगा, फैमिली नेम की आइडेंटिटी से चलना चाहेंगे, आई एम सो एंड सो फलाना, कोई भी टाइटल से। लेकिन क्या जब वो नाम नहीं था तो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी? आइडेंटिटी उसको कहेंगे, आइडेंटिटी उसको कहेंगे जो बदलती नहीं है। माना वो ऐसा नहीं है कि आज ये है कल, अभी आज हमें नाम मिला, फिर हमें जेंडर मिलता है, फिर हमें जन्म होने से तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है नहीं। सबसे पहले चीज़ क्या मिलती है आत्मा को? एक बीइंग है, उसको जन्म होते ही सबसे पहले क्या मिलता है? शरीर। सबसे पहले शरीर, इसलिए वो सबसे पहले कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ, मेरा शरीर। फिर उसको क्या मिलता है? फिर नाम मिलता है। फिर उसको क्या मिलता है? फैमिली मिलती है कि नहीं? कोई मदर, फादर, सिबलिंग्स, फैमिली मिलती है। फिर थोड़ा बड़ा होता जाता है और क्या अक्वायर करता है? एजुकेशन अक्वायर करता है, डिग्री अक्वायर करता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है जॉब, जॉब के बाद पोजीशन, फिर वेल्थ, बैंक बैलेंस अक्वायर करते जाते हैं कि नहीं? अब ये सब मैंने क्या किया जीवन की यात्रा में? प्राप्त किया। जो मैंने प्राप्त किया मैं उससे सेपरेट हूं कि वही मैं हूं? हम ये जो चीज़ें प्राप्त करते जाते हैं इनका कुछ पर्पस है लाइफ में, हमने अक्वायर किया है। लेकिन कभी कभी जो हम चीज़ें अक्वायर करते जाते हैं हम उनके साथ क्या होते जाते हैं? अटैच होते जाते हैं। अब आप किसी भी चीज़ से अगर अटैच हो जाएंगे तो उस चीज़ को खोने का, जैसे फ़ोन ही है। खुशी, डू यू हैव अ फ़ोन? गिव इट टू मी वंस। ये छोटी सी चीज़ है, समझो ये फ़ोन है। अब ये किसका फ़ोन है? मैंने कहा मानो ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने अक्वायर किया है। अब मैंने इसको पकड़ के रख लिया, ये मेरा फ़ोन है। अब ये जो फ़ोन है ये अविनाशी है कि विनाशी है? पेरिशेबल है कि इम्पेरिशेबल है? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? क्योंकि ये किसका? 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है ना। तो ये चीज़ अविनाशी है कि विनाशी है? कभी इसको कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मैंने ये फ़ोन अक्वायर किया, इसका पर्पस था कि मैं किसी से बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, मेरे जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाए। अक्वायर करना है, ये सारी चीज़ें बनी हमारे लिए, हमें जर्नी पर अक्वायर करनी है। पर अक्वायर करके मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई और मैंने इसको आइडेंटिटी बना लिया। मेरे पास ना एप्पल का फलाना फलाना फ़ोन है, एंड आई सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी, हो जाता है ना कई बार हम चीज़ों से ही अपनी एक पोजीशन, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने लग जाते हैं कि आई एम यूजिंग सो एंड सो थिंग। मेरी सेल्फ वर्थ उस पर डिपेंड होने लगती है कि मैं किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करता हूँ, किस ब्रांड का कपड़ा। होता है ऐसा कि नहीं होता? एंड आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद दैट थिंग। तो मैं इसको यूज़ भी करती जाती हूँ और मुझे अंदर में थोड़ा सा डर भी लगता रहता है कि इसको कुछ हो ना जाए। तो मैं यूज़ भी करती जा रही हूँ लेकिन अंदर में मुझे डर भी है कि कुछ हो ना जाए। और अगर कोई इसकी तरफ देखता है और यह मेरे से लेने की कोशिश करता है तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है ना। हाउ डेयर यू लुक एट इट, ये मेरी चीज़ है, मेरी है, दिस इज माइन। तो मेरा डर भी है, कोई इसको देखने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है तो मुझे थोड़ा सा
गुस्सा भी आ जाता है। एंड नेचुरल सी बात है कि ये तो विनाशी चीज़ है, तो आज नहीं तो कल इसको कुछ होगा ही, छूटेंगे, ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी, छूटनी है कि नहीं छूटनी है, ये हमें पता होता है कि नहीं पता होता। फिर जिस दिन ये छूटती है उस दिन मुझे क्या होता है, उस दिन मुझे क्या होता है, अब आज फाइनली एक दिन ये चीज़ मेरे से छूट गई तो उस दिन मुझे क्या होगा, दुख होगा। दिस इज आवर जर्नी। जब हम केयरफुली माइंडफुली जीवन नहीं जीते तो दिस बिकम्स माई जर्नी वेयर आई अक्वायर थिंग्स, गेट अटैच टू देम, और फिर उसको यूज़ करते करते अंदर में डर, और फिर एक दिन जब वो छूट जाती है तो उसको खोने का दुख। इसलिए सबसे ज़्यादा फियर किस चीज़ का है? मेजॉरिटी लोगों में सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ का होता है? डेथ का होता है कि नहीं? मृत्यु का भय कईयों को बहुत लगता है, और पिछले साल में तो हमने ये बहुत क्लोजली देखा कि मृत्यु का भय अंदर में, बहुत अंदर में डर था। क्यों सबसे बड़ा फियर मृत्यु का है? क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे पहले मिलती है ना, उसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें कौन सी मिली थी? शरीर। तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ है? शरीर के साथ। तो सबसे ज़्यादा भय भी किसको खोने का है? शरीर को। फिर सेकंड लेवल पर कौन मिले थे? बड़े हुए तो तुरंत ही, माना बॉडी के बाद फिर कौन मिले थे हमें? पेरेंट्स या सिबलिंग। इससे सेकंड फियर हमेशा किसको होता है खोने का? अपनों का। अपनों को कुछ ना हो जाए, अपनों को कुछ ना हो जाए, अपनों को खोने का या अपनों को कुछ हो जाए, उसका अंदर में डर लगा रहता है। और फिर जॉब को खोने का डर, पोजीशन को खोने का डर, वेल्थ को खोने का डर, ये सब डर एट द बैक ऑफ द माइंड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब फिर क्या करें? ये सब चीज़ें जीवन में अक्वायर करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? जॉब है, वेल्थ है, रिलेशंस, इनको अक्वायर करना है कि नहीं करना है? अक्वायर तो करना ही है, लेकिन अक्वायर करते हुए क्या नहीं करना है? अटैच नहीं होना है। पॉसिबल? पॉसिबल? हम लोगों के साथ रहते हैं, हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप्स है, इनके साथ अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट अपनों के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने कहा अटैचमेंट होगी तो डर लगेगा, डर भी लगेगा, दुख भी होगा। फिर हमने कहा अपनों के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, और अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा उनके साथ? अटैचमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? अटैचमेंट है लगाव है, लगाव नहीं है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किसको कहेंगे? कई बार डिटैचमेंट शब्द सुनते थोड़ा सा शब्द ही नहीं अच्छा लगता, कईयों को लगता है कितने कोल्ड हैं, इनसेंसिटिव हैं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? जैसे देखो ये दो हाथ हैं, ये आपस में अटैच्ड है, फिजिकली अटैच्ड है, तो इसको कुछ होगा तो इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर आएगा कि नहीं? अगर ये अटैच्ड है, क्योंकि अटैच्ड है ना, जो इसको होगा इसका इन्फ्लुएंस इस पर आएगा। अगर ये डिटैच्ड है तो अगर इसको कुछ होता है तो ये इसको मदद कर सकता है, क्योंकि ये इससे डिटैच्ड है। ये है डिटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है एक दर्द में जाएगा तो दूसरे को दर्द में जाना ही पड़ेगा, और डिटैचमेंट का मतलब है कि अगर एक दर्द में जा रहा है तो दूसरा इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि इसको बाहर निकाल सकता है। हमने कहा फैमिली तो चाहिए ही, लेकिन फैमिली में एक पर्पस क्या है? एक पेरेंट है, एक हस्बैंड वाइफ है, पर्पस क्या है? एक है आज एक उदास है, बच्चा उदास है, एग्ज़ाम में फेल हो गया है, परेशान है, और हम अटैच्ड है इमोशनली, फिजिकली नहीं। तो वो बच्चा उदास होता है तो देख देख करके पेरेंट भी उदास हो जाता है, और हम कहते हैं ठीक है ना, नेचुरल है ना, मेरा बच्चा उदास है तो मुझे तो उदासी होएंगे ना, मुझे तो चिंता होएंगे ना। बट क्या कुछ से कुछ निकला, उससे कोई पर्पस सॉल्व हुआ? एक है कि आप डिटैच्ड हैं, आप बच्चे से डिटैच नहीं है, आप बच्चे की उदासी से डिटैच्ड है।
दोनों में बहुत फ़र्क है। हम किनारा नहीं कर रहे हैं अपनों से, लेकिन हम उनकी इमोशनल स्टेट से डिटैच्ड है। हम कोई घर नहीं छोड़े, हम रहे उनके साथ ही रहे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो हैं ही सोशल बींग्स, फैमिली तो हमें अच्छी लगती है, फैमिली में ही तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, फैमिली तो बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर फैमिली में हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हम एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते। वहीं पर वो मदर अगर इमोशनली डिटैच्ड है अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसको पता है कि आज ये एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है, इसका कॉन्फिडेंस कम है, ये थोड़ा सा उदास है, ये थोड़ा सा परेशान है, आज मेरा रोल क्या बनता है? इसको सपोर्ट करना, इसका उमंग बढ़ाना, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसको ऊपर उठाना, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना। उस दिन मेरा रोल ये नहीं है कि ये उदास तो मैं भी उसके साथ उदास हो जाऊँ, ये परेशान तो मैं भी उसके साथ परेशान हो जाऊँ। ये है जब हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो जैसे पहले भी कहा कि वी आर नॉट डिटैचिंग फ्रॉम द पर्सन, वी आर डिटैचिंग फ्रॉम द इमोशनल स्टेट ऑफ द पर्सन। वो उदास है, परेशान है, टेंशन में है, चिंता में, हम केवल उसकी नेगेटिविटी से अपने को डिटैच रखते हैं। क्यों? कि हम उसको क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें, मदद दे सकें। क्या लगता है, रिलेशनशिप में अटैचमेंट होनी चाहिए कि डिटैचमेंट होनी चाहिए? हाँ जी, इमोशनली डिटैच। इमोशनली इसलिए कि यू कैन हेल्प देम। हम आते ही रिश्तों में क्यों हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके ना, एक दूसरे को सहयोग दे सके, एक दूसरे के दुख में सहारा बन सके। अगर उसके दुख में ही हम दुखी हो जाएंगे तो हम क्या सहारा उसको देंगे? और सहारा तो वही दे सकता है जो खुद तो स्ट्रांग है। आपको फिजिकली भी किसी को सहारा देना है, कोई गिर रहा है आपको सहारा देना है, आप वो गिर रहा है उसके साथ थोड़ी ना गिर जाओगे। फिजिकली भी अगर कौन सहारा दे सकता है, ये गिर रहा है तो जो स्ट्रांग होता है वो उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा ना। ऐसे कोई इमोशनली वीक है और मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ तो मैं उसको पकड़ लूँगी, चाहे कितनी भी बड़ी बात है। ऐसे एक एक चीज़ में अटैचमेंट जीवन में फियर क्रिएट करती है। और हम कल देखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा भी इमोशनली हम डिटैच होते हैं तो हम उस जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं, हम उस रिश्ते को एंजॉय कर पाते हैं। आज हम घर में 4 जने हैं, हम सबकी जर्नी अलग अलग होगी, हम हर एक की जर्नी को एक्सेप्ट करके उनको हेल्प कर पाते हैं। और जब हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हम एक्सपेक्ट ही करते रहते हैं, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, इनकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए। वो ऐसी होती नहीं है, फिर हम दर्द में चले जाते हैं। तो कल एक दिन पहले तो ये कल ट्राई करके देखो, अपने को बार बार रिमाइंडर दो कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ड्राइवर हूँ, ये मेरा व्हीकल है और मैं जैसे चाहूँ इसको चला सकती हूँ। पावर मेरे पास है, इस हाथ से क्या करना है, इस मुख से क्या बोलना है, इन आँखों से क्या देखना है, ये मेरे पास पावर है। और इस पावर को यूज़ करते हुए जो चीज़ें मैंने अक्वायर की हैं, जैसे ये बॉडी मैंने अक्वायर की है, ये बॉडी मेरे कंट्रोल से चले, ये बॉडी मुझे नहीं चलाए, मैं इस बॉडी को चलाऊं। ये रिश्ते मैं इनको सपोर्ट कर सकूं, मैं इनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकूं। करके देखें, इट्स वेरी डिफरेंट। द सेम जर्नी बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल। उस सेम जर्नी में फियर नहीं होता, लेकिन फियर के जगह एक बहुत सपोर्ट, लव और एक कंफर्ट की फीलिंग रहती है। ठीक है, अभी 2 मिनट वापस साइलेंस ले। चलो 2 मिनट के लिए वापस अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें एंड कम इनटू द अवेयरनेस, हु एम आई, मैं कौन हूँ। महसूस करें कि मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्रोफेशन है, सब कुछ जो हमने अक्वायर किया है वो मेरा है। वो अक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मुझे मिला है
कभी भी छूट सकता है, क्योंकि वो विनाशी है। इसलिए जो भी चीज़ें अक्वायर की हैं उनका सुख ले, भय में जीवन बिताने के जगह उसको एंजॉय करे, मालिक बनकर अपने शरीर को चलाए। ये शरीर मुझे न चलाए, मैं मालिक बनकर इन आँखों से जो देखना है, कानों से जो सुनना है, इन हाथों से जो कर्म करना है, वो मेरा डिसीजन है। मैं मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। इसको महसूस करें। मैं मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरे अनुसार मेरा ऑर्डर मानते हैं। ओम शांति। Tell you when we'll begin. ओम शांति।